नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज बात कर रहा हूं एक कॉमन प्रॉब्लम और बड़ी सीरियस प्रॉब्लम के बारे में, और प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड। हम सब लोग इतनी स्ट्रेस में जी रहे हैं, इतना टेंशन में जी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है आजकल, बहुत सारे लोगों को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और इस तरह की जो डिसीज हैं उनको घेर रखा है उन्होंने। और इसके चलते कहीं ना कहीं हमारा हार्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। हमें पता भी नहीं लगता, हम उन सिम्टम्स को जान नहीं पाते, और किस तरह से उसको हम जाने, क्या उसकी क्योर है, क्या उसके प्रिवेंशन है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मशहूर और बहुत ही मैं कहूँगा कि कामयाब डॉक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता जी से। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी जो हैं वो पिछले लगभग मोर देन 25 ईयर्स दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये मोस्ट एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया हैं। मैं ये बता दूं कि इन्होंने अपना जो एमबीबीएस किया लखनऊ से किया, एमडी भी लखनऊ से किया, और डीएम जो है इन्होंने कानपुर से किया। और ये अपने इस हुनर में मशहूर माने जाते हैं। ये जो ऑपरेट करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास सर्जरी करते हैं, इसमें इनका कोई तोड़ नहीं है। और इनका बड़ा प्यार है। इनके अंदर एक सबसे बड़ी खूबी है कि ये सोशल वेलफेयर के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर रखा है। और आज मेरे अनुग्रह पे, मेरी रिक्वेस्ट पे ये आए। मैं इनको स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे योर माइंड ओपनर चैनल में। डॉक्टर साहब, सीधा मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका तो इतना एक वास्ट एक्सपीरियंस है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? मेरे जैसा आदमी या जो इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता है, वो कैसे महसूस करे कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। शर्मा जी। जी हमारे पर्सनल मित्र हैं और काफी सोशल काम ये भी कर रहे हैं। अगर इस तरह की जागरूकता के लिए अगर आपने एक प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो अपने जो आपका प्रोफेशन है, जो कि एडवोकेट है, उसके अलावा ये दिस इज अ बिग सोशल सर्विस एक्चुअली, एंड थैंक यू इट्स सर, नॉट इजी थैंक यू। also to tell the public that to catch hold of people and tell them take your time. Waiting is not easy. So I really congratulate him, and he's also one of the stars for this social cause. थैंक यू मैं सर, थैंक कार्डियोलॉजिस्ट होती है अपोलो हॉस्पिटल में, और मैं एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी का विशेषज्ञ हूँ, और रहने वाला लखनऊ से हूँ। और हमारे पिता श्री, हमारे फादर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में प्रोफेसर है, हमको पढ़ाया है। आजकल उनका आशीर्वाद से ही सब कुछ है। मैं एक बिफोर आई स्टार्ट मैं दिल की बात बोलना चाहता हूँ। जब टीचर्स डे हो रहा था, तो उस दिन मैंने कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की। हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरु हैं फ्रांस में, प्रोफेसर एलन क्रीबियर, जिनसे मैंने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सीखी है। यू जी। फादर ऑफ टाबी है, और नोबेल प्राइज के लिए एस्पिरेंट है, उनको शायद मिलेगा नोबेल प्राइज। तो मेरे दिमाग में आया कि हु इज द बेस्ट टीचर, तो मैंने कहा आई सैल्यूट डॉक्टर प्रोफेसर एलन क्रीबियर फॉर हिज मेंटरिंग मी यस, टू बिकम। सर्विसेज। यस। भारत में बन गया था, लेकिन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जो 1998 99 में, 96 97 में शुरुआत हो रही थी भारत में, काफी कम ही जगह होती थी। तो उस समय मैं ट्रेनिंग के लिए गया एज ए यंग 31 ईयर ओल्ड पर्सन। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि फिर मैंने शुरू किया फादर को। मैंने कहा कि द बेस्ट टीचर, द ग्रेटेस्ट टीचर फॉर एनीबॉडी इज द पेरेंट्स, तो फादर एंड मदर। मैं यस। कहूंगा टीचर्स डे फादर मदर को भी सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट टीचर होते हैं आपके। सर। कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, और बड़ा आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा पब्लिक, आपके माध्यम से पब्लिक को, कि ये हार्ट क्या है। एक्चुअली हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, जो शरीर में बीच के हिस्से में यहाँ पर है। थोड़ा हिस्सा लेफ्ट में होता है, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं लेफ्ट में। एक्चुअली इट इज इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। ओके। इसकी जो साइज है वो यही साइज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मेरे हाथ में बाई चांस हमारे अपोलो में रखा हुआ मेरे पास, तो मैंने कहा आपको दिखाया जाए। इट जी। हैज गॉट 4 एक्चुअली चैम्बर्स। एक चैम्बर होता है, इसे मस्कुलर पंप, जैसे आप हवाई जहाज में पंप होता है ना, तो भी तो इंजन के अंदर पंप होता है, तो ये जी। जिसे इंजन ऑफ द, इसका काम क्या होता है? इसका काम केवल ये होता है कि पूरे बॉडी का ब्लड को वापस लेना और फिर आगे फेंक देना, लेना वापस फेंक देना। इट इज सप्लाइंग द ब्लड टू द बॉडी। ब्लड क्या जरूरी है? ब्लड इसलिए जरूरी है कि ब्लड जो है ऑक्सीजन सप्लाई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बॉडी का हार्ट और ब्रेन है। जी। हार्ट इसलिए जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है ब्लड को, ब्रेन को। ब्रेन कहाँ जाती है? ये हार्ट है, तो हार्ट से ऊपर कैरोटिड आर्टरी से कांस्टेंट सप्लाई हो रही है ब्रेन को, जिससे ब्रेन काम कर रहा है। जी। ब्रेन विल स्टॉप वर्किंग, अगर हार्ट रुक जाए
15 मिनट के लिए और वापस हम हार्ट को ला सकें तो ब्रेन खत्म हो जाएगा। ओ, तो लाइफ इज गवर्न्ड बाय ब्रेन, एंड फॉर वर्किंग ऑफ द ब्रेन द हार्ट इज मोस्ट क्रूशियल बिकॉज टेस्ट हुआ। अब ये बात हार्ट ज्यादा और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हार्ट 24 घंटे काम कर रहा है, ब्रेन तो तभी सो जाता है, थोड़ी देर के लिए आप सो जाते हैं, रात को सोते हैं, रेस्ट करते हैं। जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो भी हार्ट काम कर रहा है, जब आप काम कर रहे हैं तो भी काम कर रहा है। हार्ट को कांस्टेंट काम करना ही है। इट इज अ ब्यूटीफुल ऑर्गन व्हिच हैज बीन डिजाइन बाय नो लेस देन गॉड ऑलमाइटी। भगवान ने बनाया, हम लोग तो कुछ कर नहीं, हम तो सीख रहे हैं उससे। तो जी ये हर समय कभी तेज चलता है, जब आप भाग रहे हैं तेज चलता है, जब आप रेस्ट सो रहे हैं तो आपको स्पीड आ जाती है 40-45। ये भी सिस्टम कितना बढ़िया है। तो दिस हार्ट इज वेरी क्रूशियल बिकॉज इट इज गिविंग ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन। ब्रेन के अलावा बाकी हिस्सों को देता है, किडनी को ब्लड जाएगा, इसी जाएगा, हाथ को जाएगा। मेरे हाथ के अंदर आर्टरी है। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, ये पल्स देखते हैं ना हम लोग, राइट रेडियल पल्स। जी पल्स में क्या, जब हार्ट बीट करता है तो पल्स आती है। सो व्हेन वी सी द पल्स वी आर एक्चुअली सीइंग द हार्ट। सबके आजकल मैं हाथ मिलाना भूल गया हूँ, तो कोई हाथ मिलाता मेरा उंगली चली जाती है उसके पल्स पे, पता नहीं ऐसी आदत बन गई, रिफ्लेक्स हो गया। तो वो आप पल्स की जी इंपॉर्टेंस देखिए। चूंकि ये पल्स है, मैं इसको दबाता हूँ थोड़ी देर के लिए, बंद कर दी मैंने कस के बंद की। हाँ, ये बंद किया, ये देखिए मैंने बंद किया और ये बंद कर दिया। अब सप्लाई इसकी इस समय हाथ की बंद हो गई है। अब हाथ की जब सप्लाई बंद हो गई तो मेरा हाथ, अगर आप अच्छी तरह देखें, बिल्कुल सफेद है, इट्स नॉट रेड। जी अगर आप सफेद है, और जैसे मैं मुट्ठी खोलूंगा एकदम लालामी आ गई। देखा आपने? मैं एग्जैक्टली फिर से करता जी, हूं। बंद बिल्कुल किया, क्लियर है। जी सफेद है। जैसे ही मैंने खोला वैसे ही लालामी आ गई, बिकॉज जो हमने आर्टरी थी बंद कर दी थी। दिल के दौरे में भी यही होता है। दिल के दौरे में क्या होता है, हार्ट को खुद को, आप बताता हूँ, हार्ट तो ऑर्गन है जो पूरे बॉडी सप्लाई कर रहा है, अभी चलने के लिए खुद को भी तो ब्लड चाहिए इसको। तो ये जी 3 नसें होती हैं हार्ट के अंदर जो कि इसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है, कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। चूंकि ऑटोमेटिक ऑर्गन है, जैसे कि अगर आप मोटर, जो होता है बिजली का मोटर, जिससे आप, मोटर हर जगह, पंखे में भी है, कार के इंजन में भी है, हवाई जहाज के इंजन में मोटर ही तो है, जी जैसे पंप। सप्लाई के लिए हम लोग फ्यूल देते हैं, इसकी फ्यूल आती है, इसी सप्लाई तो आती है इन नसों द्वारा, जो कि सबसे पहले हार्ट क्या काम करता है, एओर्टा है, अपने को सप्लाई करता है। 2 आर्टरी निकलती हैं लेफ्ट और राइट, जो हार्ट की मस्कुलर ऑर्गन को सप्लाई करती है। देन इट गिव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले अपने को पेट भरिए, जिससे मैं चलता रहूं, फिर हम बाकी को दें। ये 2 आर्टरी होती है, वो पतली पतली होती है, 3 मिलीमीटर चौड़ाई होती है, 3 मिलीमीटर, वो हार्ट की बॉडी को सप्लाई कर रही है। अब इनमें कभी ब्लॉक आ जाता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसका डायग्राम दूसरा है, मैं दिखाऊंगा, तो हार्ट का दर्द होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका क्वेश्चन पे आता है, अभी भूमिका बना रहा था कि हार्ट का सिम्टम क्या काम, कैसे हार्ट सिम्टम चलता है, जी उसकी 2 नसों में सप्लाई होती है, उसकी वजह से। अब आपने कहा कि चेस्ट पेन होता है तो आदमी घबराता है, क्योंकि चेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, चेस्ट के अंदर हार्ट होता है, लंग्स भी होता है, बोन भी होती है, रिब भी होती है, और कई चीजें होती है, जैसे सप्लाई होती है, मस्कुलर बॉडी है, कार्टिलेज है, रिब्स है। लेकिन जब छाती में दर्द होता है तो आदमी घबराहट इसलिए होती है, सबको होती है, नॉर्मल, कि कहीं मुझे एंजाइना तो नहीं हो रहा, दिल का दर्द तो नहीं है, क्या मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। आकस्मिक मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। हार्ट अटैक के 50% लोगों को, हाँ अभी बता रहा, दुनिया भर का ये आंकड़ा है, 50% दिल के दौरे के पेशेंट अस्पताल नहीं पहुंच पाते। हम लोग जो इलाज कर रहे होते हैं वो तो जो अस्पताल पहुंच गए हैं, जो घर में मृत्यु हो गई, सोते सोते डेथ हो गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया, आपने बहुत सुना, आप डायरेक्ट इन जी होम, ऑन द जी वे, एम्बुलेंस जहां पे फंस गई, अस्पताल ही नहीं पहुंच पाया, या ऐसे अस्पताल पहुंच गया जहां पे सुविधा नहीं है। तो यू हैव टू वेरी लकी। अगर डॉक्टर साहब एक गोल्डन आवर गरीब आपके अस्पताल में इसमें, आगे, कार्डियोलॉजी में गोल्डन आवर जिसको आपने स्पेसिफाई हाँ करते हैं, बताऊंगा, कहते हैं, वो हाँ क्या गोल्डन है? आवर, जी वो ये है कि अगर हमने जैसे कहा कि हार्ट के अंदर जो नस के अंदर ब्लॉक हुआ, जी दिल का दौरा का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर की एक नस 100% बंद हो गई, 100% बंद हो गई। तब वो थाई के पीछे एक वो रखा हुआ है वहां पे, करते कंटिन्यू करिए जी इसको। ये फोटो फ्रेम है ना, उसके आगे आइए, जो आगे, आगे मॉडल मॉडल, हाँ फोटो फ्रेम के जस्ट आगे, नहीं इसके पीछे लाल लाल रंग का जो है, फोटो फ्रेम के जस्ट आगे, आइए उतारिए, पूरा उतारिए, फोटो फ्रेम हटा दीजिए इसमें से।
तो मैं आपको एक डायग्राम द्वारा दिखाऊंगा। गोल्डन आरा आपने पूछा, देखिए जी डायग्राम है। ये एक मॉडल है जिसमें हार्ट की नस दिखाई गई है, ये काट के देख जी। रहे हैं, ये हार्ट की नस है। ये राइट। हार्ट की नस को काट के दिखाया है। इट इज, मतलब नस है, नस को हमने अंदर से खोल दिया। अब यहाँ बिल्कुल नस नॉर्मल है, देयर इज नो ब्लॉकेज। यहाँ पे 10% 20% कोलेस्ट्रॉल जमा है, यहाँ पे 30% या 40% या 50% या 70% और या 90%। देखिए पूरा कोलेस्ट्रॉल जम गया है। जब ये पूरा जम जाता है, 90% अभी भी सप्लाई हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा ब्लड जा सकता है इस बोर्ड से। जब ये पूरी बंद हो जाती है तो उसको दिल का दौरा कहते हैं। और दिल का दौरा जब होता है तो दिल के दौरे में नस पूरी बंद हो जाती है, छाती में सीवियर पेन होता है, कई कोलेस्ट्रॉल बार मीन्स फड़फड़ा के खून का इतना गाढ़ा हो जाता, कोलेस्ट्रॉल मीन्स मतलब इतना खून गाढ़ा हो जाता है, वो जम जाता है कि वो ब्लॉक करता है उसको, या यस, कुछ और है? मैं बताऊंगा। अब गोल्डन जी आवर के बारे में बताइए। जब नस पूरी जी। बंद हो जाती है, अगर 1 घंटे के अंदर नस खोल दी जाए तो इसकी मांसपेशियों को कोई क्षति नहीं होती। ओके। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी द्वारा या तो हम स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम की दवा दे दें, खून का थक्का खोल दे, या हम उसको नस डायरेक्ट पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए ले जाते हैं और कैथलैब में जाके उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं, नस खोल देते हैं, क्लॉट निकाल देते हैं। इसको गोल्डन आवर कहते हैं। हमने कई पेशेंट इस तरह किया, अभी रिसेंटली भी किया और उसके पहले भी हमने किया। 26 साल लगा था, 19 साल लगा था, उसको हार्ट अटैक हुआ, नस पूरी बंद हो गई, हम सीधे 1 घंटे के अंदर कैथलैब में ले गए, उसके अंदर एंजियोग्राफी करी और खून घोलने के लिए, और खून का वो थक्का निकाल दिया बाहर और स्टेंट लगा दिया। तो ये प्रोसेस इसलिए गोल्डन आवर कहते हैं। 1 घंटे के अंदर करते हैं तो हार्ट के अंदर क्षति कम होती है। क्षति मतलब उसके अंदर डैमेज कम होता नुकसान है हार्ट की। डैमेज का। जी। क्योंकि अदरवाइज अगर हार्ट को सपोज करिए 4 घंटे निकल गए या 6 घंटे निकल गए या 12 घंटे निकल गए या 36 घंटे निकल गए, तो हार्ट का वो हिस्सा जो सप्लाई कर रहा था वो वो बढ़ डैमेज हो जाता है। तो जाता। हार्ट की तो पंपिंग फंक्शन जो नॉर्मली 60% होती है, गिर के आती 40 या 35, तो हार्ट की लाइफ लॉन्गेविटी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको सबसे बड़ा जो पहला क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। आपने कहा कौन सा दर्द छाती का है, या सॉरी हार्ट का है, कौन सा छाती का दर्द है? ये पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पैनिक हो जाते हैं लोग। अगर छाती में दर्द हो रहा है एक पॉइंट पे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहां, और सेकंड्स में 10-12 सेकंड में खत्म हो जाता है, 2 सेकंड के लिए आता चला आता है करंट की तरह, वो दर्द कभी हार्ट का नहीं होता, वो ओके। मांसपेशियों का ही दर्द है। ओके। दूसरा दर्द जो होता है, जो लगातार बहुत देर तक चल रहा है और तेज हो रहा है एक पॉइंट पे, और 24 घंटे 48 घंटे 3 दिन से 10 दिन से दर्द चल रहा है, वो भी हार्ट का नहीं होता। अब हार्ट का दर्द कौन सा होता है जिसको हम हार्ट का दर्द कहें? हार्ट का दर्द वो होता है जो एक बड़ी हिस्से में छाती में हो जाए, बड़े हिस्से में छाती पे दर्द हो और साथ में घुटन हो, पसीना आए, या पेशेंट तेज चले तो दर्द आ जाए और रुक जाए तो आराम हो जाए, और कई महीनों तक चल सकता है ऐसा दर्द कि तेज चलते हैं तो डॉक्टर साहब दर्द होता है और आराम कर लेते तो आराम हो जाता है, या खाना खाने के बाद आए या डकारे आए तो वो दर्द हार्ट का है। ये ईसीजी में चेक करके हम लोग पता करते हैं कि तो ये हार्ट दर्द जिस समय सेंटर दर्द सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है या लेफ्ट साइड होता है या कहाँ होता है, कौन से पोर्शन में होता है मोस्टली चेस्ट? सेंटर में होता है, इट कैन गो ऑन टू द लेफ्ट और राइट मोस्ट, लेकिन मोस्टली सेंटर में होता है। देखिए अगर बाएं हाथ पे जा रहा है तो उसके चांसेस हार्ट के बढ़ जाते हैं क्योंकि रेडिएट करके बाएं तरफ जा रहा है, और अगर दाहिनी तरफ जा रहा है तो भी हार्ट का हो सकता है, जॉ में जा सकता है, सफोकेशन है। इट इज द क्वालिटी ऑफ पेन एंड द लिटिल लोकेशन ऑफ द पेन विच विल डिसाइड वेदर इट इज कार्डियक पेन और नॉट। अगर कार्डियक पेन है तो कंफर्म कैसे हो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं पब्लिक के लिए जानकारी के लिए ज्यादातर लोगों को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन डॉक्टरों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कई एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, कई फिजिशियंस होते हैं, कई जी आरएमपी हमारे हैं जिनको सारी जानकारी नहीं है, उनके सिखाने के लिए बताऊंगा। उसको आप लाइव करिएगा डॉक्टर्स के बीच में, जी। जो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस बनती है हिस्ट्री से, किस तरह का पेन है। ईसीजी में भी नॉर्मल, स्टिल द पेशेंट कैन हैव ओके। हार्ट अटैक। सेकंड टाइम करेंगे तो खराब आ गया, आपने इको नॉर्मल आ गया तब भी आपके ब्लॉकेज हो सकते हैं। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टॉक टू द पेशेंट एंड द क्वालिटी ऑफ पेन, व्हाट काइंड ऑफ पेन, कितनी देर के लिए हो रहा है, पूरी छाती में है, साथ में घुटन भी हो रही है कि नहीं हो रही, पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलने से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, खाना खाने के बाद आता है। तो देर आर वेरियस पिन पॉइंटिंग क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय द डॉक्टर टू द पेशेंट टू डायग्नोज वेदर द पेन इज ऑफ कार्डियक नेचर और नॉन कार्डियक। अब बात आपने तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इसमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सर इससे पहले तो हम डायग्नोस पे आए, सर एक मेरा था सवाल, क्या हार्ट अटैक में पेन मस्ट है?
पेन का सिम्टम होना मस्ट है, या विदाउट पेन भी हार्ट फेल या हार्ट अटैक हो सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कई बार साइलेंट इस्कीमिया या साइलेंट एंजाइना, साइलेंट हार्ट अटैक इज क्वाइट कॉमन। डायबिटीज पॉपुलेशन में कई बार सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं। वेग मतलब उनको पता ही लगता कि एक्चुअली उनको हल्का सा घुटन हुई, या हल्की पेट में जलन हुई, या हल्की छाती में जलन हुई, और उनको सीधे एमआई हो गया। तो 30% ऑफ डायबिटिक पेशेंट विल हैव ए सिम्टम ऑफ साइलेंट इस्कीमिया और साइलेंट एंजाइना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डायबिटिक है या हाई ब्लड प्रेशर है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट की है, उनको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। और रेगुलर चेकअप इसलिए, किस तरह के चेकअप, टीएमटी, इको, ईसीजी, ये रेगुलर डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए हर साल में कम से कम एक बार। तो साइलेंट इस्कीमिया, साइलेंट एंजाइना, साइलेंट हार्ट अटैक तो इतना खतरनाक है, इसीलिए पहले से डायग्नोसिस बन जाए। इसको तो कोई अस्पताल में साइलेंट अटैक हो जाए किसी को, कैसे क्या कर लेंगे आप? यू हैव टू बी वेरी लकी टू बी डायग्नोस्ड। तो सबको सिम्टम नहीं होते। वेग सिम्टम, जैसे हमारे एक प्रोफेसर थे बहुत पुराने लखनऊ में, वो स्टेशन पे गए और अटैची लेके जा रहे थे, उनको गैस बन रही थी, 24 घंटे से गैस बन रही थी, डाइजीन टाइप जो आता है, लिक्विड आता है, वो ले रहे देखिए, और सडनली हार्ट अटैक हुआ ही जाएगा। इस तरह के पेशेंट्स हमारे अपोलो में भी सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, ऐसे भी उनको गैस बन रही, रात भर गैस बनती रही, सुबह आके ईसीजी कराया, ये देखा बड़ा ईसीजी में ये खराब। बड़ा कंफ्यूजिंग है डॉक्टर साहब, कि अक्सर हम सोचते हैं ये गैस का दर्द है, हम हींग लेते हैं, हम कोई और पचनोल लेते हैं, या कोई और चूर्ण ले लेते हैं, या कोई ऐसी चीज जिससे गैस पास हो जाए। तो होता वो कई बार हार्ट का है, हम उसे सोचते हैं गैस का है, या गैस का होता है, हम हार्ट का सोच के और लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो हमारे को एक तरह से मैं कहूँ विक्टिमाइज कर देता है। ऐसा भी अक्सर शिकायत आती अदर वे अराउंड कम होता है। है। जी। नॉर्मली गैस का, अगर पेशेंट किसी को गैस की बीमारी है तो गैस के सिम्टम अलग होते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद छाती में भारीपन आ जाए वो काफी सिम्टम ओवरलैप करते हैं। इसलिए अगर किसी को गैस के सिम्टम हो रहे हैं और साथ साथ उसकी फैमिली हिस्ट्री है, या डायबिटीज है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या हाई कोलेस्ट्रॉल रहा है, तो ऐसे को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो उसको हम लोग बड़े ध्यान से ईसीजी करते, इको करके, टीएमटी करके, ब्लड टेस्ट करके, और कई बार सीटी स्कैन एंजियोग्राफी करके फाइनल करते हैं, और कई बार एंजियोग्राफी भी करनी पड़ जाती है कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। अभी हमारे पास 2 पेशेंट मॉरिशस से आए, उनको यही सिम्टम थे, वेग सिम्टम थे, और क्लासिकल नहीं थे, बट दे वांटेड टू बी 100% श्योर कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो फिर उनको हमने फाइनली उनको एंजियोग्राफी करी, और एंजियोग्राफी से कंफर्म करा कि ब्लॉकेज है, माइनर ब्लॉकेज है या मेजर है। माइनर ब्लॉक निकले एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो समटाइम एंजियोग्राफी बिकम्स ऑलमोस्ट 100% डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो एंजियोग्राफी से बचना नहीं चाहिए। कहने मतलब क्या, कुछ लोग कहते हैं एंजियोग्राफी मत कराओ, बिना एंजियोग्राफी बता दीजिए। तो वो मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा, अगर आपको एंजियोग्राफी की जरूरत है तो प्लीज जरूर कराइए, नहीं तो यू कैन हैव समडे यू कैन हैव ए सीरियस डिजास्टर एंड थिंग्स कैन बी अदर वे अराउंड। ओके, ये जो आपने बताया था वो खून गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, दैट कैन नॉट बी क्योर बाय मेडिसिन ओनली और इंजेक्शंस या कोई टैबलेट या कैप्सूल? तो एक बार फिर से, बार बार आप 2 क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल का दौरा होता है, दिल का दौरा मतलब नस पूरी बंद हो जाए। मैं फिर से इस डायग्राम को ब्लड लाऊंगा का आपके वहां ना पास। पहुंचना, ब्लड का वहां ना पहुंचना। पूरी नस बंद हो जाएगी, पूरी खुली हुई है, देख रहे हैं राइट। हाँ, ये वो ठीक है। 90% बंद है। जी। जब पूरी बंद हो जाएगी उसको कहते हैं दिल का दौरा। कोलेस्ट्रॉल जमता है ओवर ईयर्स टुगेदर। इसमें शायद लिखा हुआ है कि फर्स्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं कोलेस्ट्रॉल जमने में। ओके। और इसी कोलेस्ट्रॉल पे अगर खून का थक्का जम जाए, जो कि 10 मिनट के अंदर जम सकता है, तब दिल का दौरा पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल और क्लॉट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ओके। कोलेस्ट्रॉल इनवाइट क्लॉट। राइट। अगर किसी कोलेस्ट्रॉल जमा है तो उसको यहाँ पे अंजाना होगा, चलने में दर्द होगा, बैठे बैठे दर्द नहीं होगा उसको। लेकिन इसी कोलेस्ट्रॉल में, बिकॉज ऑफ सम रिस्क फैक्टर्स, पेशेंट कैन हैव क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन जब हो जाता है तो वो खतरनाक होता है, वो तो ज्यादा डॉक्टर साहब आपने खतरनाक होता बताया है। दो दो वेन्स होती हैं, दो नसें हैं जिनमें ब्लड जिनके दो थ्रू आर्टरी जाता होती है। है, वेन नहीं, दो आर्टरी है। आर्टरी। आर्टरी आर्टरी। है। तो उनमें हाँ एक अगर ब्लॉक हो गई कंप्लीट, तो क्या दूसरे से आदमी चलता रहेगा हाँ, ऐसा अगर होता दूसरी है। ठीक है? राइट कोरोनरी आर्टरी, जैसे ये वाली, ये आर्टरी लेफ्ट है, इधर राइट में है। राइट जी। कोरोनरी आर्टरी के बार पूरी बंद हो गई तो लेफ्ट से जी। कोलेटरल सप्लाई हो जाती है, और वो जी। काम चलाऊ होती है। मतलब इट इज, यू हैव टू गो टू कार्डियोलॉजिस्ट, ऑथेंटिकेट बाय एक कार्डियोलॉजिस्ट। और लोकल भाषा में कहते हैं, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा तुम्हारी तो दोनों 90% बंद थी,
80% बनती, नहीं आते तो 2-4 दिन में मर जाते, ऐसा कुछ कई पेशेंट्स सही ऐसा बात, बताते हैं। इस बात जी। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने एंजियोग्राफी करी और तीनों आर्टरी में 90-90% है, जी। 90% विल इनवाइट क्लॉट, 90% से ओके। डेथ नहीं होगी। ओके। अगर वही कोलेस्ट्रॉल 90% में क्लॉट जम जाएगा, जो दिखाया मैंने आपको, जी। वो 100% हो जाएगी। 100% आर्टरी, चाहे लेफ्ट वाली हो चाहे राइट वाली हो, उससे सब में डेथ नहीं होती है। तो क्लॉट पड़ने के डेथ कब बाद होती है? एंजियोप्लास्टी जरूरी है, एंजियोग्राफी जरूरी है क्लॉट पड़ने के बाद? तो किसी को एंजाइना हो रहा है, उसको एंजियोग्राफी करानी है। और अगर वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वहां जम गया, वो दैट कैन बी क्योर बाय मेडिसिन? नो? मेरी बात समझिए, मैं फिर से पूरा समझाता हूँ। मैं जी। 3 मिनट लूंगा, फिर टाइम आपके पास भी नहीं है। जी। हार्ट के अंदर, नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 70%। 70% तक कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे तीनों ओके। नसों बन जाए। ओके। सर 70 के ऊपर ब्लॉकेज आएगा तो छाती में दर्द, अंजाना होगा, वो भी तेज चलने में, दौड़ने भागने में। जब 90% हो जाएगा तो कम, थोड़ा चले, 10 कदम चले, छाती में दर्द हो गया। जब 95% हो जाएगा तो छाती में, रेस्ट में भी थोड़ा उठे और छाती भारी हो गई, तो नहाए। ये जो आपने कहा तो सेवेंटी आप परसेंट तक। आप प्लीज, जी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मैं जी। बोल रहा जी। हूँ। जी। तो आपको जब 95% नस बंद होने तक केवल उसको एंजाइना होगा, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। अब इस 95% में खून का थक्का जम जाए, जरा सा बोर है, 3 मिलीमीटर की आर्टरी है, उसको 90% बंद कर दिया, कितना मिलीमीटर रह गया? राइट। उसके अंदर खून कैसे गाढ़ा हुआ और खून जम गया, तो पूरी नस पूरी चौको ब्लॉक हो गई। और चौको ब्लॉक होते ही हार्ट का एक हिस्सा की सप्लाई खत्म हो गई। इसको कहते हैं दिल का दौरा। अब इसमें दिल के दौरे में हार्ट में 3 चांसेस है, या तो छाती में दर्द होता रहेगा, बस पसीना आएगा, मरीज ठीक रहेगा। अगर ये ऊपर की नस में, तने में बंद हुआ, तने में बंद हुआ, तो क्या हार्ट फड़फड़ाएगा और रुक जाएगा। दैट विल लीड टू डेथ। तो इसीलिए क्या है कि अगर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कहां पे, जैसे पेड़ है, पेड़ के तने को आप, मेन तना है, उसके अंदर हार्ट, दिल का दौरा पड़ जाए तो पेड़ गिर जाएगा। और अगर शाखा में होगा तो पेड़ नहीं गिरेगा। इसलिए वो पता कैसे लगे कहाँ ब्लॉक है, वो एंजियोग्राफी से पता लगेगा। कोलेस्ट्रॉल केवल जमा है तो हम लोग बैलून एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगा के ठीक कर देते हैं 70% के ऊपर। अगर दिल का दौरा वाला है, गोल्डन आवर में आ गया, तो हमने क्लॉट निकाला और कोलेस्ट्रॉल को भी साफ कर दिया बैलून एंजियोप्लास्टी से, और स्टेंट लगा दिया। तो ये है दोनों, इसे मिक्सचर ऑफ द टू थिंग्स। राइट सर। तो सर क्योंकि मैं बीमारी ये उसी अर्धा नस में होगी, आपने एक बात कही कि 70% तक हो जाता है, फिर 80 होता है, फिर दिक्कत 90 नहीं होता है। होती। तो 70% तक अगर दिक्कत तो नहीं हो रही है, बट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय डॉक्टर। if मैं जाता हूँ कि साहब मेरा जरा चेक कर दीजिए हार्ट, आई एम ओके और नहीं नॉट, नहीं नहीं, तो 70 70% तक 50% तक वो डिटेक्ट ही नहीं होगा? यस, 70-50% तक तो टीएमटी नॉर्मल, इको नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल, अब ये 3 अच्छा। टेस्ट तो होते हैं, राइट। सब जी। नॉर्मल है। मरीज आया मेरे पास, होल बॉडी चेकअप, मैंने देखा, अरे इसका तो ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है, इसका टीएमटी भी नॉर्मल है। मरीज पूछता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने हम्म। कहा इतना तो ठीक है कि आपको अभी दिल का दौरा नहीं हुआ है, आगे हो सकता है, क्योंकि अभी हमने आगे जांच करेंगे तब पता लगेगा कि आपके 50% ब्लॉकेज है कि नहीं। वो कैसे पता लगेगा? और सबकी एंजियोग्राफी होती नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक सीटी स्कैन एंजियोग्राफी आई है, जो आज शुरू के 5-6 साल हो गए, अच्छी आ रहे हैं। उसमें हम सब सारे मरीजों को, जैसे आप है या हम है, नॉर्मल आदमी को भी सीटी स्कैन एंजियोग्राफी करानी चाहिए, ये पता करने के लिए कि आपकी किसी नस में 50% ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर है, अगर नहीं है तो आप क्लियर हो गए। अगर है तो हम ऐसी दवाई देते हैं कि 50% में क्लॉट ना जमे, पहली बात, या कोलेस्ट्रॉल आगे ना बढ़े। तो ये कितने इंटरवल पे चेकिंग करा लेनी चाहिए, और ये क्या बहुत महंगी है क्या, जो आपने 40 बताया? साल के ऊपर सबको सीटी स्कैन करना चाहिए। अभी ये बड़ा डिबेट हुआ था, हम टीवी चैनल बैठे हुए थे, दूसरे पे तो एक ने, हमने कहा कि कोविड हो रहा है, कोविड में कई लोगों को आकस्मिक मृत्यु हुई, यंग लोगों जी। को भी अटैक ज्यादा हुआ है, हमने जी। सीटी स्कैन सबकी होनी चाहिए। तो उसका रिबटल में किसी सरकारी संस्थान के डॉक्टर ने कहा कि सबकी कैसे करेंगे, इट्स इम्पॉसिबल। मैंने कहा देखिए, अगर आप क्वालिटी केयर लानी है तो करना भाई है, जो अफोर्डेबल है एक्चुअली बताए तो पब्लिक को भी कराइए। जब आप बताओगे नहीं कि नहीं टीएमटी को ईसीजी काफी है, तो फिर आप यू विल हैव से दैट यू कैन हैव मेनी। देखिए एक भी लाइफ जाती है, चाहे गरीब दैट इज आदमी हो कॉस्टली, चाहे अमीर दैट इज हो, कॉस्ट। लाइफ इज यस। लाइफ। यस। तो अगर हम पब्लिक को बताएंगे नहीं सीटी स्कैन पे, इसमें डिबेट भी हुआ, एक आर्टिकल छपा, मैंने भी छापा। मेरे हिसाब से सीटी स्कैन कोरोनरी एंजियोग्राफी शुड बी डन ऑफ टू एवरी पेशेंट आफ्टर एज ऑफ 40-45, पता करने के लिए। नहीं करा सकते, मजबूरी है तो अलग बात है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, सरकारी अस्पताल में भीड़ लगी है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो अफोर्डेबल है, जो सब
सक्षम है, जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री एग्जाम है, या मैं हूं, मैंने करा लिया, आपका भी करेंगे हम। जी तो ये टेस्ट होना चाहिए सबका टू कंफर्म वेदर देयर इज, क्योंकि टीएमटी नॉर्मल, इको नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल। अब कब इसको दिल का दौरा पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये नहीं पता। जी अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, अगर डायबिटिक है, प्रीडिस्पोज पॉपुलेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको तो कराना ही है। लेकिन इवन विदाउट दीज आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी टू गो अहेड विद दिस टेस्ट। चलिए, लेकिन बहुत चलिए बढ़िया वो आपने। आया प्रिवेंशन के लिए। अब इलाज जी ये है, कई लोग टालते रहते हैं, छाती में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी से डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि बाईपास ना करनी पड़ जाए। इस चक्कर में many patients keep on postponing this important test even when they are indicated। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हर पेशेंट को जिसको एंजियोग्राफी की जरूरत है कराइए। एंजियोग्राफी आजकल डॉक्टर पैर साहब की आपने नसों की भी। बाईपास का जिक्र किया, बाईपास का जिक्र, एक हाँ, छोटा सा सवाल है। किसी का बाईपास सर्जरी हो गया, क्या उसके बाद भी बाद में उसको दोबारा बाईपास या दोबारा स्टंट की जरूरत पड़ सकती है? बाईपास की लाइफ 8 से 10 साल होती है। जी कुछ लोग सोचते हैं बाईपास करा लिया हम अमृत हो गया, इट इज 100% श्योरिटी। ऐसा नहीं है, बाईपास भी बंद हो जाते हैं 8 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर बाईपास बंद हो जाते हैं। अगर आजकल लॉन्गेविटी बढ़ानी है तो हम बाईपास के बाद भी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। हमने अभी लेक्चर लिया था बड़े ऐसे भी सस्ते। पेशेंट मेरी नजर में आए जिन्होंने बाईपास कराया, 2-3 महीने बाद उनको फिर प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको दोबारा एक वो कुछ डालना पड़ेगा, स्टंट वगैरह डालना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। ऐसा होता है, बाईपास कई बार जल्दी बंद हो जाते हैं। पैर की जो नस वाले बाईपास होते हैं ना, उसकी लाइफ कम होती है, वो बंद हो जाते हैं, तो हमको फिर से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। देखिए, एक हमारे अभी हमने एक पेशेंट के 4 स्टेंट लगाए परसों, 4, उससे फ्लोर पे पेशेंट थे। अब हमने 4 स्टेंट लगाए, उनके 3 स्टेंट पहले लगा चुका हूं मैं। तो उनको और जगह ब्लॉकेज आते रहते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं दवा कम खाते हैं, रेगुलर नहीं चेकअप कराते, तो रेगुलर चेकअप भी कराते हैं, बॉडी की टेंडेंसी है ब्लॉक आने का। सबको तो एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ती, सबको एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ती। पॉपुलेशन टोटल इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज ओनली 10% अप्रोक्सीमेटली। राइट 90 लोगों सर। को नहीं आती। सर दस ये तो परसेंट वाले जिनको होती है उनको बार बार हो सकती है, इसलिए आपको कई बार स्टेंट बार बार लगाने पड़ते हैं। ये तो आपसे सिम्टम्स पीओएस क्या आपने है? सिम्टम्स आपने बता दिए। हमारे पास थोड़ा टाइम की, आपको भी जाना है मीटिंग में, मुझे मालूम है। अब मैं सीधा क्योर पे ना आकर के, जो मेडिसिन है वो तो डॉक्टर्स के पास जब जाएगा तो उसको मिलेगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा। मैं आ रहा हूँ इसकी प्रिकॉशन पर, कि हम क्या प्रिकॉशंस लें कि हमें हार्ट की बीमारी ना हो। आम आदमी किस तरह से अपने आप को इससे बचा सकता है? दो क्या तरह क्या के पेशेंट हैं। प्रिकॉशन? एक, हाँ, जी दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक पेशेंट होता है जिसको कहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स है वो है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। फिर से बोल रहा हूँ, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, स्मोकिंग, टोबैको एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, यानी उसके फैमिली में किसी को, वही रिस्क फैक्टर है आजकल। और अब तो क्या होगा, लैक एल्कोहल, ऑफ स्लीप। एल्कोहल का क्या रोल है सर इसमें? अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल नहीं है। लैक ऑफ अल्कोहल इज नॉट स्लीप, रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। नो। आप तो ग्रीन सिग्नल दे रहे हो। शाम वालों को, नहीं नहीं, क्लब वालों को ग्रीन सिग्नल दे रहे लिवर लिवर फेल हो जाएगा ना। हो। ओके नहीं ओके सुनिए, ओके। जी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, टोबैको, फैमिली हिस्ट्री, यानी कि माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, मामा मामी, और अत्यधिक मानसिक तनाव, जी बैड लाइफ स्टाइल, जिसमें कि आप खाना गलत समय खा रहे हैं और जंक फूड खा रहे हैं, जी और लैक ऑफ स्लीप। ये 4, अब तो मैं कोविड भी कहूंगा। अगर किसी को रिस्क फैक्टर है, तो क्या डायबिटीज वाले को ब्लड शुगर कंट्रोल कर लीजिए, मोटापे वाले को वेट कम कर लीजिए, स्मोकिंग बंद करा दीजिए, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लीजिए। तो यह प्रिवेंशन वाली बात कर रहा हूं मैं। फैमिली हिस्ट्री है तो रेगुलर चेकअप कराते रहिए। कोविड हुआ है तो भी रेगुलर चेकअप कराते रहिए। ज्यादा जी मानसिक तनाव है तो आप साइकेट्रिस्ट से मिलिए। सुनिए, लैक ऑफ जी स्लीप है, आप ढूंढ लिए पूरी। ये तो हो गया उस ग्रुप को जिसको रिस्क फैक्टर है। दूसरा ग्रुप है जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जिसको ना डायबिटीज, ना हाई ब्लड प्रेशर, ना कोलेस्ट्रॉल। उनके लिए भी मैं कहूंगा गुड लाइफस्टाइल मींस एटलीस्ट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप चाहे पैदल चलिए, चाहे हॉस्पिटल में चलिए, अगर डॉक्टर है या नर्सिंग है तो आप चल रहे हैं, तो 4 से 5 किलोमीटर आप पैदल चल लीजिए, कैसे चल लीजिए। अगर पैदल चलने का बिल्कुल ही ऑफिस टाइम है तो फिर आपको मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करिए। केवल मॉर्निंग वॉक जरूरी नहीं है, इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं खाना खाने के पहले। तो ये हो गया फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा ये है कि आप
खुश रहिए। अब खुश जितना रहेंगे उतनी दिल की बीमारी कम वही होगी। और सबसे लोग मुश्किल कहते हैं काम है खुश आज की क्लब डेट खुशी में। आती है आदमी के पास कि सब कुछ आपने है, कहा खुशी ना, नहीं है। सब कुछ है, खुशी क्लब नहीं है वाले बस। क्लब वाले तो शाम को खुश हो जाते हैं ना, वो खुशी के लिए तो जाते हैं क्लब में। तो अल्कोहल में मैं, अब आपने क्वेश्चन अल्कोहल का पूछा इसलिए बताऊंगा। मैंने जी। जितने भी अल्कोहल वाले पेशेंट की एंजियोग्राफी की, उनकी नसें काफी साफ निकलती। इट डज नॉट मीन कि अल्कोहल इज प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज, बट अल्कोहल, अभी एक स्टडी भी आई थी वाइन पे जिसमें कहा था कि रेड वाइन इज प्रिवेंटिव फॉर हार्ट अटैक्स। बट हमने ये देखा है कि अल्कोहल डज नॉट लीड टू ब्लॉकेज, बट अल्कोहल कैन हैव टू प्रॉब्लम्स व्हिच इज वेरी बैड। एक तो अल्कोहल एडिक्टिंग होती है ना, जिसकी आदत पड़ गई रोज पीना शुरू कर देगा, राइट। वो लिवर को नुकसान करेगा। और फिर अल्कोहल कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है बहुत ओके। क्रॉनिक स्टेज में। ओके। ब्लॉकिंग नहीं होती लेकिन अपने आप हार्ट, अल्कोहल कमजोर कर देता है हार्ट को। तो अल्कोहल इज अ बैड थिंग, देयर इज नो डाउट इन दैट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ी बातें अगली बार के लिए छोड़ दें। डॉक्टर साहब, एक एक दो सवाल और हैं बस, मैं आपके 2 मिनट लूंगा। हार्ट की प्रॉब्लम लेडीज और जेंट्स में सेम होती है या कुछ इसमें परसेंटेज का वेरिएशन है? पहले कहा जाता था कि इट इज मोर इन मेन देन वुमेन, यस। क्योंकि पहले वुमेन ज्यादा काम नहीं करती थी, दे वर मोस्टली होम, उनको मानसिक तरह उतना होता नहीं था। नाउ विद स्ट्रेसफुल लाइफ एंड मेनी वुमेन आर वर्किंग इन इंडिया आल्सो, तो नाउ इट इज ऑलमोस्ट सेम। एंड और व्हाट? दूसरा एक मिथ थी, एक और यस। मिथ है कि जब या। तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, दे आल्सो प्रिवेंटिव इन हार्ट अटैक्स। मिथ तो नहीं है, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन उसको ओवरऑल स्ट्रेस फैक्टर जो वुमेन में होने लगा है उसको काउंटर कर दिया है। पहले कहा जाता था कि 50 साल तक वुमेन में हार्ट अटैक नहीं होता जब तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, तो जी। जब तक मेनोपॉज नहीं आया है। जी। लेकिन अब ऑलमोस्ट बराबर आ गए। एंड एज फैक्टर, जैसे यंग मतलब एज में बीमारी के हिसाब से भी कंधे पे कंधा मिला के चल रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन दिस। शुड बी लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, पूरा देश कह यस। रहा है। चाहे यस। कितने भी पॉलिटिकल तो पार्टी हो, बीमारी में वुमेन भी को उनको बहुत आगे आना चाहिए, बराबर का हिस्सा लेना चाहिए। तो एज तूने फैक्टर, लिया। इसमें एज फैक्टर ऐसा माना जाता था कि आफ्टर द एज ऑफ 50 रिस्क ज्यादा होता है, यंग एज में नहीं होता, बट आजकल यंग एज में ही बहुत हो रहा है सर। तो बैड लाइफस्टाइल हो गया ना, प्रतिस्पर्धा, ओवर स्ट्रेस, ज्यादा काम करना, ज्यादा मेहनत करना, सोना नहीं, नींद नहीं लेना। पहले तो लोग देखिए ज्यादातर विलेजर्स होते थे, हल चलाते थे, सुबह गए काम किया, एक्टिविटी भी करी, एक्सरसाइज करते और थे फिर मेन। रात को सो गए। अब एक्सरसाइज कम हो गई, जंक फूड ज्यादा हो गए, तो ऑल दीज आर चलिए कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट डॉक्टर डिजीज। साहब, समय की आपको थोड़ा सा आज आपको भी है और मर्यादा है, वरना अभी एक पोर्शन रह गया है क्योर। अगली बार, अगली बार। उसमें एक एक हम और सीरीज में आपसे मैं टाइम लेना चाहूंगा। आज के लिए हम इतना इतना आपने बताया सिम्टम्स के बारे में, जिन मिथ जो लोगों को होती है वो दूर हुई होंगी। और मैं समझता हूँ ये पब्लिक एट लार्ज बहुत बढ़िया आपने आज बातें बताई, बहुत ही सरल और हिंदी में शब्दों में और बहुत ही साधारण आदमी के समझ में आने वाली बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह इस पब्लिक वेलफेयर में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जब आपको रिक्वेस्ट हम करें आप आ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए आपको बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद कर रहा हूँ। और सभी दोस्तों, इस तरह की जानकारियां आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आप इस तरह की जानकारियां योर माइंड ओपनर चैनल आपको देता रहेगा। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोग रहें और हर तरह से आप विकास के सहयोगी बने। देश विकास कर रहा है, समाज विकास कर रहा है, पूरा संसार में विकास हो रहा है। वो जब ही हो सकता है जब आप स्वस्थ रहें। तो इसी मैं एक बात और लेना चाह रहा था। जी। अभी एक आपका एक टॉपिक और लेंगे, एंटी एजिंग पे। हमारे फादर ने अश्वगंधा की रिसर्च करी थी जी। 1986 में। इनका नाम ले रहा जी। था डॉक्टर एम एल गुप्ता, हमारे साथ आजकल दिल्ली रहते हैं, वैसे लखनऊ रह रहे हैं। जी। लखनऊ के रहने वाले हैं, आजकल दिल्ली रह रहे हैं, जी। हमारे साथ में ही हैं। तो उस पर भी ये करेंगे रिसर्च, जो अश्वगंधा जो कि कोविड दौरान बहुत यूज हुआ, इम्यूनिटी बूस्टर है और बिल्कुल एंटी सर। कैंसरस, बिल्कुल उस बिल्कुल पर ही बिल्कुल। करेंगे। डॉक्टर उनके फादर को साथ ले लेंगे हम। राइट। राइट। थैंक यू वेरी मच सर अगेन। जय हिंद दोस्तों और जय भारत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ दोबारा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत। थैंक यू।